अब हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया की एक ऐसी टीम जो एक साथ मिलकर नया इतिहास लिख रही है। हमने उस टीम का नाम दिया है मोदी की वर्ल्ड 11। ये दुनिया को बदलाव का रास्ता दिखाने वाली मोदी की इंटरनेशनल टीम है। इनमें वो चेहरे हैं जिनके पास ताकत है, जिनके पास समस्याओं का हल निकालने के लिए आइडिया है और मानवता के हित को साधने के लिए उनसे जुड़ी हुई योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए पैसा भी, जो चीन की दादागिरी पर लगाम लगा सकते हैं और जरूरत पड़ी तो एक साथ मिलकर ड्रैगन को दंड भी दे सकते हैं। ये टीम कितनी मजबूत है और किन मोर्चों पर भारत के साथ खड़ी है, आज उसे हम आपको समझाएंगे। G20 में दिखी भारत की चमक, विश्व में बढ़ी मोदी की धमक। जो अमेरिका नहीं कर पाया, यूक्रेन पर भारत ने कर दिखाया। दिल्ली में लिखी कामयाबी की कहानी, भारत के सामर्थ्य की दुनिया दीवानी। नए भारत की ऊंची उड़ान, मोदी की कूटनीति से चीन परेशान। भारत मंडपम में दिखा दिल्ली का दम, दुनिया ने किया हिंदुस्तान को नमन। पावन सीताराम रघुपति राजा राम पतित पावन। मोदी में है दम, वीटो पावर देश को मिला नया कैप्टन। नया इतिहास लिखेगी मोदी की वर्ल्ड 11। छब्बीस जुलाई को पीएम मोदी ने इसी भारत मंडपम में एक बात कही थी कि पूरी दुनिया जानती है कि चुनाव होगा तो कौन जीतेगा, भारत किसके पीछे खड़ा है, इसीलिए वर्ल्ड के नेता मोदी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं और उसी का नतीजा G20 सम्मेलन में दिखा। ये सिर्फ सम्मेलन नहीं था, एक ऐसे गठबंधन की तस्वीर दुनिया ने देखी जिसमें मोदी वर्ल्ड लीडर के तौर पर सबकी अगुवाई करते हुए दिखे और विश्व भर से आए मेहमान, ताकतवर देश, वीटो पावर रखने वाली शक्तियां मोदी के साथ मिलकर नया मुकाम हासिल करने के लिए आतुर दिखी। इक्कीसवीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 का यह हथौड़ा भारत की कामयाबी को दिखाता है। जैसे ही G20 के देशों ने यूक्रेन पर भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया, पीएम मोदी का चेहरा खिल गया, सीना गर्व से फूल गया और मस्तक उमंग से चमक उठा। हाथ में रखा हथौड़ा जब चला तो दुनिया को जीत लेने का एहसास हुआ। जिस मुद्दे पर कोई बोलना नहीं चाहता था,
जिस मुद्दे को लेकर चर्चा से कई देश बच रहे थे, चीन ने तो कन्नी काट ली थी। लेकिन जब मोदी ने यूक्रेन के मुद्दे पर प्रस्ताव रखा तो न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस के साथ G20 के सभी देशों ने एक सुर में उसे स्वीकार कर लिया। ये मोदी का जादू है, कूटनीति का मैजिक है और भारत के प्रधानमंत्री का दम है। मुझे भी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। 2 दिन तक चली G20 की बैठक में ऐसे कई फैसले लिए गए और कई मुद्दों पर सहमति बनी। लेकिन सवाल ये है कि मोदी का जादू कैसे चल गया? दुनिया ने भारत के प्रस्ताव को क्यों हंसते हुए स्वीकार कर लिया? और क्या वजह थी कि चीन मोदी की वर्ल्ड 11 में शामिल होने से कतराता रहा? इस सवाल का जवाब भारत मंडपम में उठे मुद्दों से समझिए। दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में 29 देश आए थे। सदस्य देशों के अलावा 9 अन्य देश भी शामिल हुए थे। लेकिन दुनिया की नजर समिट में शामिल वीटो पावर देशों पर थी। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन के पास वीटो पावर है। दुनिया के किसी भी मुद्दे पर फैसला तभी होता है जब स्थायी देशों की आम सहमति होती है। स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर इन 5 में से कोई देश सहमत नहीं तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर उस फैसले को रोक सकता है। वीटो पावर वाले 5 ताकतवर देशों को किसी एक मुद्दे पर सहमत करना आसान नहीं था, लेकिन मोदी की कूटनीति ने कमाल कर दिया। भले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 से गायब रहे, लेकिन मोदी ने हर मुद्दे पर उनके प्रधानमंत्री से हामी भरवा ली। सवाल है कि G20 समिट में मुद्दे क्या होते हैं, किन क्षेत्रों को लेकर बातचीत होती है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था। बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें कई बिंदुओं को और जोड़ा गया, जिनमें व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल है। भारत वॉइस ऑफ होप बनकर के उभरा है, एक आशा की किरण बनकर के उभरा है। साथ ही साथ जिस तरीके से भारत ने ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों का जो विषय उठाया है, उससे भारत वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बन करके भी उभरा है और इससे भारत को भी लाभ होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा लाभ होने जा रहा है, क्योंकि इस अध्यक्षता के बाद भारत की जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी, भारत में और अधिक निवेश आएगा। दुनिया में इस वक्त पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और शांति बहाली सबसे बड़ा मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के नुकसान को रोकने के लिए दुनिया बातें तो करती है, लेकिन इसके समाधान के लिए एक राय नहीं बन पाती। चीन विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। इसका हिस्सा 27% है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जो 15%, तीसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन 10% और चौथे नंबर पर भारत है जो 7% कार्बन उत्सर्जित करता है। जो बड़ी औद्योगिक कंपनीज हैं वो अपनी सप्लाई चेन्स को भारत में स्थापित करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ेंगी, जब वो ऐसे समय में कि जब चाइना से वो अपने सप्लाई चेन्स को विड्रॉ कर रही हैं और भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है। तो इस तरीके के आयोजन से भारत ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन तो किया ही है, साथ ही साथ अपनी साख भी, अपनी क्रेडिबिलिटी भी बहुत बढ़ा ली है। पीएम मोदी ने G20 में धनी देशों को आईना दिखाया और जलवायु परिवर्तन से निपटने के टिकाऊ समाधान पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के स्रोतों में बदलाव 21वीं सदी की दुनिया की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। समावेशी ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए अरबों अमेरिकी डॉलर की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से विकसित देश इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के इस रुख का 80% कार्बन उत्सर्जन करने वाले जिम्मेदार G20 देशों ने समर्थन किया और कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का संकल्प लिया। चीन नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, रूस और जर्मनी जैसे देशों के मिजाज को देखते हुए उसने भी हामी भर दी। चीन हर मोर्चे पर भारत को विफल देखना चाहता था, लेकिन मोदी की वर्ल्ड 11 यानी अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, UAE, ब्राजील, इटली और
जर्मनी के रुख से ड्रैगन का मंसूबा नाकाम हो गया। जलवायु परिवर्तन के अलावा घोषणा पत्र में कई और मुद्दे उठाए गए। इनमें मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास, SDG पर प्रगति में तेजी लाना, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, इंटरनेशनल टैक्सेशन, लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना, अधिक समावेशी विश्व के निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया। दिल्ली में अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया गया। फिलहाल 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिस्सेदार हैं और 10 साल में इसे पूरा करने का टारगेट है। इसे चीन के 2 प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जवाब माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने IMEEC को लेकर कहा कि यह भविष्य में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम होगा। ये पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के प्रिंस सलमान और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई राष्ट्राध्यक्षों ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की सराहना की। मोदी की कूटनीति की वजह से अमेरिका ने 2028 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत के दावे का समर्थन किया। द्विपक्षीय वार्ता में अमेरिका ने कई मुद्दों पर सहमति जताई। नासा और इसरो मिलकर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भेजेंगे। 6G तकनीक पर साथ काम करने पर सहमति बनी। अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन डील पर चर्चा हुई। भारत में GEF-414 जेट इंजन बनाने के समझौते पर बातचीत हुई। मजबूत ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया गया। क्वांटम क्षेत्र में भारत अमेरिका के बीच सहयोग पर सहमति बनी। रक्षा, AI, तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान पर भी चर्चा हुई। एक तरह से मोदी ने G20 के जरिए एक ऐसी टीम बना ली है जो न सिर्फ सामरिक रूप से हिंदुस्तान की मदद करेगी, बल्कि आपदा, विकास और आतंकवाद की स्थिति में कदम से कदम मिलाकर चलेगी। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शांति के लिए काम करेगी। G20 समिट भारत के लिए ऐतिहासिक हो गया है। इस समिट के जरिए भारत ने रूस से अपने पुराने रिश्ते बनाकर रखे, तो पड़ोसी देश चीन को कूटनीतिक तौर पर आईना दिखाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। चीन को छोड़कर वीटो पावर वाले 4 देशों को अपने साथ कर लिया है, तो क्वाड से जुड़े जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी साथ लिया है। इसका असर भी जल्द दिखने वाला है। चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए सड़क बनाते रह गया। ड्रैगन का सपना अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि मोदी ने अपनी नई टीम के साथ मिलकर भारत से रेल और जहाज यूरोप तक पहुंचाने का खाका खींच दिया है। शनिवार को भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने संयुक्त रूप से एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। इससे क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा। लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. G20 में दुनिया ने न सिर्फ भारत की बात पर मुहर लगाई, बल्कि भारत की संस्कृति के प्रति अपना लगाव भी दिखाया। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, नए भारत से दुनिया का साक्षात्कार था। भारतीय धरोहर और विकास को देखने का मौका था। चीन के विकल्प के रूप में भारत में अवसरों की तलाश भी थी। भारत से रिश्ते मजबूत करने में एक ओर वीटो पावर वाले देश जैसे अमेरिका, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरी ओर क्वाड के देश जापान, ऑस्ट्रेलिया के अलावा UAE, इटली और ब्राजील जैसे देश। मोदी की वर्ल्ड 11 में जापान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों देशों का कॉमन दुश्मन चीन है। सामरिक रूप से जापान हमारी कई मदद कर सकता है। इसलिए भारत ने जापान से कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। क्वेड के जरिए चीन पर लगाम, रूस यूक्रेन युद्ध, सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद, आर्थिक सुरक्षा
और खुफिया सूचनाओं के लेन देन पर सहमति बनी। जो वीटो पावर वाले देश हैं वो यदि हमारे मित्र बन जाते हैं तो यूनाइटेड नेशंस में जो बिंदु उठाया जाएगा तो स्वाभाविक है ये देश हमारा हित सोचेंगे, देखने की कोशिश करेंगे और हमारा अहित नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी चीन को खतरा मानता है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई मुद्दों को लेकर गहरा विवाद है। ऑस्ट्रेलिया के पास चीन ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिव्यू जारी किया गया। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक भारत प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग कार्यक्रम को बढ़ावा देने की बात कही गई। ऐसा करना ऑस्ट्रेलिया के हित में होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भारत और जापान जैसी शक्तियों के साथ व्यावहारिक सहयोग भी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। G20 में इस रिश्ते को और मजबूत होने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें निवेश किए जाने की जरूरत है। एंथनी अल्बनीज ने G20 को सफल करार दिया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के साथ अच्छी द्विपक्षीय चर्चा हुई। इसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में किया। उन्होंने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। दुनिया को बदलाव के रास्ते पर लाने के लिए मोदी की टीम में अरब देश भी शामिल हैं। खाड़ी देशों से रिश्ते मजबूत हुए हैं और व्यापार बढ़ाने के प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए हैं। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में दो अलग अलग गलियारे बनाए जाएंगे। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें एक रेलवे नेटवर्क की सुविधा होगी जो मौजूदा समुद्री और सड़क परिवहन मार्गों के रूप में विश्वसनीय और लागत प्रभावी क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट सुविधा देने के लिए डिजाइन किया गया है। खासतौर से मिडिल ईस्ट से होकर गुजरने वाले इस रेलवे मार्ग में बिजली के केबल और क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाने की योजनाएं हैं। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल डील भारत से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से यूरोप तक शिपिंग और रेल लाइनों को जोड़ेगा। अब प्रोजेक्ट में शामिल देश अगले 60 दिन में कॉरिडोर को लेकर एक कार्य योजना तैयार करेंगे। इसमें ट्रांजिट रूट्स, कोऑर्डिनेशन बॉडी और टेक्निकल पहलुओं पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मानवीय प्रयास और महाद्वीपों में एकता का एक प्रमाण बताया है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे वाकई एक बड़ी उपलब्धि माना। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership. बाइडेन ने यह भी कहा, दुनिया इतिहास के एक मोड़ पर खड़ी है, एक ऐसा पॉइंट जहां हम आज जो निर्णय लेते हैं वो हमारे भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाले हैं। नए भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे में इजराइल और जॉर्डन भी शामिल हैं। इस कॉरिडोर के बन जाने से भारत यूरोप के बीच 40% तेजी से कारोबार होगा। यूरोप तक सीधा कनेक्शन होगा, आर्थिक विकास और राजनीतिक सहयोग बढ़ेगा, ऊर्जा संसाधनों के परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। नौकरियां पैदा होंगी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा, जिसके नतीजे में एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का ट्रांसफॉर्मेशनल इंटीग्रेशन होगा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन की टेंशन बढ़ गई है। चीन के BRI प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे हो गए हैं। 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस व्यापार मार्ग को फिर से बनाने के लिए बेल्ट एंड रोड परियोजना की शुरुआत की थी। लेकिन G20 में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भागीदारी से वैश्विक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की खबर है। इटली चीन के BRI प्रोजेक्ट से अलग हो सकता है। यानी एक तरह से मोदी ने डिप्लोमेसी दांव से इटली को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है और फ्रंट फुट पर आकर भारत को आगे ले जाने के लिए लंबी पारी खेलनी शुरू कर दी है।
मोदी दुनिया में भारत की धमक कैसे बढ़ा रहे हैं, भारत के समर्थन में दूसरे देशों को कैसे ला रहे हैं, उसका एक उदाहरण अफ्रीकन यूनियन से जुड़ी कहानी है। कहते हैं कि जब आप मन से किसी को साथ लेकर चलते हैं तो विजय जरूर मिलती है। प्लेइंग 11 के अलावा भी टीम में ऐसे खिलाड़ियों को रखना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर जोरदार बैटिंग कर सकें। मोदी ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दिलाकर इतिहास रच दिया है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 की ये बहुत ही शानदार तस्वीर है। दुनिया की कई महाशक्तियां बैठक में मौजूद थी। इस बीच पीएम मोदी ने बैठक के पहले सत्र के दौरान बड़ी घोषणा की, जिसके चलते अब से G20 को G21 कहा जाएगा। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल हैं। वो काफी लंबे वक्त से G20 में शामिल होना चाहता था। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के प्रस्ताव पर G20 के देशों ने सहमति जताई और अफ्रीकन यूनियन स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस निर्णय के बाद भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर स्थापित किया है। भारत के लिए ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 2002 में लीबिया के तानाशाह गद्दाफी ने इस संगठन का स्वरूप बदला। अफ्रीकी देशों को एकजुट कर पश्चिमी देशों को चुनौती दी। अब भारत ने G20 में शामिल उन्हीं पश्चिमी देशों को एकजुट कर दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया है। अफ्रीकी यूनियन और भारत की दोस्ती की एक और बड़ी वजह है, पूरी दुनिया में 80 करोड़ लोग भूखे हैं। इनमें सबसे ज्यादा अफ्रीका में है। भारत अफ्रीका में जरूरी सामानों की कमी को पूरा कर अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है। निवेश, ट्रेड और डिप्लोमेसी के मोर्चे पर इन देशों को अपने पाले में रख सकता है। 2 दिन तक चले G20 सम्मेलन में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की, कई इतिहास रचे गए तो विकास के सैकड़ों मौके तलाशे गए। साथ ही भारत की विरासत को दुनिया के देशों को दिखाया गया। इस मौके पर वर्ल्ड लेवल पर नया भारत उभर कर सामने आया। साथ ही पीएम मोदी को विश्व में बदलाव करने के लिए एक मजबूत टीम भी मिली जो हिंदुस्तान की बात मानती है और मोदी की लीडरशिप को स्वीकार करती है। अब बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सनातन प्रणाम। वैसे तो ऋषि सुनक ने भारत आने से पहले लंदन में ही यह तय कर लिया था कि दिल्ली पहुंचने पर अक्षरधाम मंदिर जाएंगे और आज सुबह ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए, जहां उनके सनातनी अंदाज की चर्चा हर तरफ हो रही है। गले में माला, नंगे पैर, भगवान स्वामी नारायण के दरबार में दंडवत सनातनी ऋषि सुनक। ये सनातन परंपरा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के अटूट विश्वास की तस्वीर है। वो तस्वीर है जो सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों को गर्व से भर देती है। यमुना की तलहटी में बना भव्य अक्षरधाम मंदिर, यहाँ से सामने आई हर एक तस्वीर सनातन में ऋषि सुनक की आस्था को दर्शाती है। दिखाती है कि ऋषि सुनक भले ही अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारतीय परंपरा और सनातन संस्कृति उनके दिल में रची बसी है। सुबह जिस वक्त ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, उस वक्त बारिश हो रही थी। ऐसे में सुनक खुद हाथ में छाता थामे नजर आए। उनके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था। ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर परिसर में कदम रखते ही सबसे पहले अपने जूते निकाल दिए
वो आस्थावान सनातनी की तरह मंदिर की सीढ़ियों पर आगे बढ़े। मंदिर में मौजूद पुजारी और संतों का आशीर्वाद लिया। फिर मंदिर परिसर में घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ भगवान स्वामी नारायण की आरती की। देखिए, उनकी पूजा बहुत रही, इतनी रही कि उनके साथ में जो उनके सब थे वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समय कम है। तो हमने बोला हम क्या कर सकते, जब भी उनको पूजा करनी है, आरती करनी है, राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण नर नारायण पार्वती परमेश्वर और जिनकी मूर्ति के पास पुष्प रखने हैं, प्रार्थना करनी है, तो हम ना कैसे कह सकते हैं। ऋषि सुनक ने मंदिर परिसर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर प्रबंधन की ओर से उन्हें मंदिर का मॉडल भी भेंट किया गया। वहीं मंदिर में दर्शन पूजन के बाद ऋषि सुनक मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने साफ लफ्जों में हिंदुत्व का संदेश दिया। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakis and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।